नमस्कार, स्वागत है आपका नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम खुशी है। रात के समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब सुबह का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये ऐसा नज़ारा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ये मेरी गलती थी या फिर उन लोगों की गलती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हुआ? फिर वह भी आ गया। अब मुझे अपनी फिक्र हो रही थी कि मैं उसे क्या जवाब दूंगी। वह मेरी आंखों के सामने थी। उसके चेहरे की तकलीफ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मगर ऐसा क्या बुरा हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे लिए उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी था, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शायद शायद किया था। मैं भी इस जुर्म में बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और उसे गौर से देख रही थी, जब अचानक घर का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आखिर कौन हो सकता है। हम सब के होश उड़ गए। अब इसका क्या करें? अब इस मामले को कैसे संभाले? मगर उसके बाद जो हुआ उसने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। मैं बहुत खुश थी। मेरा पति मेरे लिए सोने की चूड़ियां लेकर आया था। आखिरकार मेरा पति पूरे 5 साल बाद दुबई से घर वापस आया था। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो बड़ा ही सादा मिजाज और ईमानदार था। मैं इसी गांव में रहती थी और अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी सास ने मुझे खुद मेरे पति के लिए चुना था। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती थी, क्योंकि आजकल के लड़के अपनी शादी के लिए खुद लड़कियां पसंद करते हैं। जो लड़के विदेश में नौकरी करते हैं उन्हें वहाँ की लड़कियां ही पसंद आती हैं। मगर मेरा पति ऐसा नहीं था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। मेरी ससुराल में मेरी ननद, एक देवर और मेरी सास थी। देवर उस समय पढ़ाई कर रहा था। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी ननद की शादी कर दी गई, मगर वह ससुराल में खुश नहीं रही। शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपने पति से तलाक ले लिया और वापस आ गई। मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे प्रति बहुत कठोर था। वह मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। शुरुआत में मैंने सब सहा, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके जैसी हो गई, उनकी आदतों को अपनाने लगी। वह जो कहती मैं वही करती। घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते। धीरे धीरे मैं उनकी गुलाम बन गई। मेरे पति अपनी माँ के बहुत करीब थे और उनकी हर बात मानते थे। जब मैंने अपनी बात कहनी छोड़ दी तो मैंने खुद को ससुराल के माहौल में ढाल लिया। वक्त के साथ मैं अपनी सास की फेवरेट बन गई, क्योंकि अब मैं उनकी हर बात मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब मेरा पति घर आया। इस बार वह बीमार था। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया। मैं सदमे में थी। मेरे पास उसके होने की कोई निशानी नहीं थी। मेरी सास ने मुझे हमेशा बांझ कहा। मैंने सब कुछ सहा। मेरे माता पिता का भी देहांत हो चुका था। मायके से कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पति के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। 1.5 साल बाद मेरे देवर प्रेम की पढ़ाई पूरी हो गई। मेरी सास ने देवर को दुबई नौकरी करने को कहा ताकि घर का गुजारा चल सके। मेरे देवर ने हालात समझकर दुबई जाने का फैसला किया। हम सब ने मिलकर उसे समझाया, क्योंकि अब घर का सहारा वही है। क्योंकि ये बात तो वह भी जानता था कि दुबई से अच्छी नौकरी उसे कहीं नहीं मिल सकती। वह दुबई में नौकरी करने के लिए चला गया। उसके जाने के कुछ महीनों बाद ही हमारे घर के हालात ज़्यादा बुरे नहीं रहे। शायद जिस गरीबी की ओर जा रहे थे, अब उस गरीबी से हमें प्रेम ने खींच कर निकाल दिया था। मेरा देवर बहुत खूबसूरत था। एक दिन उसने फ़ोन कर बड़ी ही अजीब बात कही। उसने मेरी सास से कहा, माँ, मैं दीदी की शादी करवाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि
मेरी दीदी तलाकशुदा होकर हमारे घर में पड़ी रहती हैं। ये खबर सुनकर तो मेरी सास के तन बदन में आग लग गई। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरी सास ने गौरी की शादी के बाद उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ इतना भड़काया था कि एक दिन उसके ससुराल से उसका पीछा ही छूट गया। मगर मेरी सास ये सब बहुत गलत करती थी। इस तरह तो कभी उनकी बेटी का घर नहीं बच सकता था। मेरी सास ने गुस्से में प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हें अगर दीदी तुम्हारी घर में रहती हुई भारी पड़ रही है तो मुझे बता दो। तुम इसे घर से निकालना चाहते हो ना? ठीक है, मेरी बेटी यहाँ से चली जाएगी, मगर याद रखना मैं भी अपनी बेटी के साथ साथ जाऊंगी। यह बात सुनकर मेरे देवर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, माँ, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मेरा मतलब है कि मैं अपनी दीदी को इस तरह नहीं देख सकता। मैं उन्हें उनके घर का कर देना चाहता हूँ। मेरी सास ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है, मगर आज तुमने अपनी जुबान से सच बोल दिया है कि तुम्हें अपनी तलाकशुदा बहन इस घर में बोझ लगती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए कोई रिश्ता तलाश करती हूँ। किसी भी एरे गेरे से इसकी शादी करवा दूंगी। मेरी सास प्रेम को बात बात पर ताने मारने लगी, मगर उनका क्या मतलब था ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई थी। वह बेचारा चाहता था कि उसकी तलाकशुदा बहन अपने घर की हो जाए, लेकिन मेरी सास ऐसा चाहती ही नहीं थी। अगर वह अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देखना चाहती थी तो कभी अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती नहीं, बल्कि अपनी बेटी को ससुराल में रहने के उसूल समझाती कि किस तरह ससुराल में रहा जाता है। मगर उन्हें अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना था। वह चाहती थी कि उनकी बेटी यहीं मायके में रहे और अपने भाइयों की कमाई खाती रहे। वह इस घर को छोड़कर कहीं ना जाए। ये घर जितना बेटों का है उतना ही उनकी बेटी का भी है। वे दोनों माँ बेटी इस घर की मालकिन थी और इस घर में उन्हीं दोनों का हुक्म चलता था। मैं तो इस घर में एक नौकरानी की तरह थी। अगली बार जब फिर से मेरे देवर ने ये बात कही तो मेरी सास ने उसे डांट दिया। उनका कहना था, मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। वह रोते हुए कहने लगी, आज मुझे अपने राज की बात याद आ रही है। राज ने कभी तुम्हारी बहन की दूसरी शादी का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि वह तो हमेशा अपनी बहन की ही साइड लेता था, हमेशा उसे खुश रखता था। फोन करता था तो उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछता था, उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी किया करता था। और एक तुम हो जो मुझे भाई नहीं बल्कि कोई कसाई लगते हो, जो अपनी बहन को ससुराल भेजकर ससुराल वालों के जरिए उसे परेशानी में डालना चाहते हो। ये कहकर मेरी सास ने फोन बंद कर दिया और फिर उन्होंने कई दिनों तक मेरे देवर से बात नहीं की। मेरा देवर जब अपनी माँ का फैसला जानता था तो फिर क्यों बार बार गौरी की शादी के बारे में अपनी माँ से बात कर रहा था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इस घर में वही होगा जो उनकी माँ चाहती है, तो फिर क्यों वह अपनी माँ को नापसंद होने वाली बात कहता था। फिलहाल कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मेरी सास का मूड खुद ही प्रेम की तरफ से ठीक हो गया। इधर मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ दिन गुजरने के बाद वह याद भी वक्त के साथ कम होती गई। अब मेरे देवर ने गौरी की शादी का जिक्र भी करना छोड़ दिया था। इधर गौरी का भी यही कहना था कि वह सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी और यहाँ अपने मायके में ही रहना चाहती है। मेरा देवर जितने भी पैसे भेजता उन सब से हम लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। जिस तरह से लोग पहले मेरे पति की तारीफ करते थे, अब मेरे देवर की तारीफ करने लगे। आसपास के लोग मेरी सास को बहुत भाग्यशाली कहते थे कि उनके दोनों ही बेटे इतने आज्ञाकारी और सुशील थे। वे हमेशा अपने परिवार के लिए घर से दूर रहकर कमाई समय पर भेजते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने घर के हालात सुधार दिए। अब मेरे देवर की उम्र 27 साल की हो चुकी थी।
वह अच्छा खासा कमाने लगा था। मेरी सास अब उसकी शादी कर देना चाहती थी। मुझे भी खुशी हुई थी कि इस घर में मेरा साथ देने वाली देवरानी भी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी सास के इरादे हमारे सामने आए, हमें अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। मेरी सास ने कहा, मैंने प्रेम के लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं और गौरी ये सुनकर चौंक गए कि उन्होंने हमें बिना बताए लड़की कैसे पसंद कर ली। गौरी ने चौंक कर मेरी सास से पूछा, आखिर वह लड़की कौन है? उन्होंने बताया, मुझे अपने बेटे के लिए अमीर परिवार की लड़की की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा बहुत कमाता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अमीर परिवार की लड़की लेकर आऊं। हाँ, मगर मुझे खूबसूरत लड़की से अपने बेटे की शादी करवानी है, जो बेहद खूबसूरत और कम उम्र की हो। गरीब लड़की घर में आएगी तो हम सबसे दबकर रहेगी, हमारी हर बात मानेंगी, जिस तरह बड़ी बहू आज तक हमारी बात मानती आ रही हैं। अपनी सास की इस बात पर मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, मगर इस बात पर गौरी हंसने लगी। गौरी कहने लगी, हाँ माँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। बहू तो ऐसी ही लानी चाहिए जो घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रहे। मगर वह लड़की थी कौन? वह लड़की थी हमारे गांव में रहने वाली एक गरीब किसान की बेटी दृष्टि। वह आदमी हमारे गांव का सबसे गरीब इंसान था, जो पहले किसान था और मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से बीमार पड़ा हुआ था। उसकी एक ही जवान बेटी थी। वह अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, मगर गांव वाले ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से उन्हें दान दहेज नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़की से ही मतलब रखना होगा। दृष्टि का हमारे घर आना जाना बहुत था, क्योंकि गौरी उसे घर बुलाकर अपने पुराने कपड़े दे दिया करती थी। मैंने कई बार दृष्टि को प्रेम से बात करते हुए भी देखा, क्योंकि प्रेम भी कई बार उसके पिता के इलाज के लिए पैसे दे चुका था। जब हमारी सास ने हमें उसके बारे में बताया तो गौरी और मैं हैरान रह गए। वैसे हमें इस लड़की से नफरत नहीं थी, ये लड़की खूबसूरत भी थी, मगर हमें प्रेम के लिए इस लड़की का रिश्ता थोड़ा अजीब लगा था। प्रेम कितना पढ़ा लिखा था और जितनी अच्छी नौकरी करता था, उस हिसाब से तो मेरी सास को किसी अमीर घर की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहिए था। मेरी सास ने कहा, जैसा मेरा बेटा है उस हिसाब से उसके लिए लड़की भी कुछ खास होनी चाहिए। ऐसी लड़की जो खूबसूरत भी हो और गरीब बाप की बेटी भी होने की वजह से कभी मेरे बेटे की दौलत को अपनी दौलत समझने की कोशिश न करे। वह लड़की मुझे पसंद है और हर तरह से वह मेरे बेटे से शादी करने के लायक है। मेरी सास बहुत चालाक थी। उन्होंने अपनी चालाकी से अपने बेटे को भी इस रिश्ते के बारे में बता दिया था, मगर मैं हैरान इस बात पर हुई थी कि प्रेम इस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से क्यों मान गया था। भले ही दृष्टि गरीब पिता की बेटी थी, लेकिन मेरी सास उसके गरीब होने का इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं जानती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और वही सब कुछ उस बेचारी के साथ भी करेगी, मगर मुझे उससे हमदर्दी क्यों हो रही थी। आखिरकार मैंने भी तो इस घर में आने के बाद न जाने क्या क्या सहा था, जबकि मैं तो दान दहेज भी लेकर आई थी। मेरा देवर इस बात से बहुत खुश था कि उसका रिश्ता मेरी सास दृष्टि से तय करना चाहती थी। दृष्टि देखने में बहुत खूबसूरत थी, बस उसकी खूबसूरती उसकी गरीबी में छुप गई थी। जब वह अच्छे से सज संवर कर तैयार होती तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते। दृष्टि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार थी। गांव के लोग उसकी समझदारी की तारीफ किया करते थे। पिता के बीमार होने के बाद उसने कभी अपने पिता की बीमारी का फायदा नहीं उठाया। वह बेहद खूबसूरत थी, चाहती तो गांव के किसी भी लड़के से अफेयर चला सकती थी। अकेली भी थी, माँ का साया या बहन का साथ भी उसके आगे पीछे नहीं था। पिता बिस्तर पर लगे हुए थे। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती थी, मगर वह बहुत शरीफ लड़की थी, इसलिए अपनी जिंदगी शराफत और समझदारी से गुजार रही थी। जब मेरी सास
खुद उसके घर रिश्ता लेकर गई तो उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने तो फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। वे जानते थे कि हमारा प्रेम दुबई में नौकरी करता है, मगर एक बात बहुत ही अजीब थी। मुझे ऐसा लगता था जब हम लोग दृष्टि के घर रिश्ता लेकर गए तो जैसे ही वह ये बात अच्छी तरह जानती थी कि हम उसके घर आने वाले हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में ये बात समझ गई, मगर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। गौरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, लड़की का घर, परिवार और उसका बैकग्राउंड भी आपको देखना चाहिए था। मेरी सास को इस बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, उसकी खूबसूरती ही उसकी पहचान है और मुझे यकीन है कि वह मेरे बेटे को बहुत खुश रखेगी और हमसे भी दबकर रहेगी। मेरी माँ की बात सुनकर गौरी खामोश हो गई थी। वह या मैं अब कुछ नहीं कर सकते थे। इस घर में वही होता था जो मेरी सास का फैसला होता था। मेरी सास की जिद थी कि वह अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की लेकर आएगी, भले ही वह गरीब क्यों ना हो। मेरी सास जल्दी प्रेम की शादी कर देना चाहती थी, इसलिए घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उसने तो अपनी कंपनी में मेरे पति से भी ज़्यादा कमाई करनी शुरू कर दी थी। मेरी सास ने उसकी शादी उम्मीद से ज़्यादा धूमधाम से की थी। प्रेम सिर्फ शादी के लिए ही 2 महीने के लिए आया था और 2 महीने बाद उसका वापस जाने का इरादा था। मेरी सास ने घर को दुल्हन की तरह सजा दिया था। शादी के दौरान मैं बहुत थक गई थी क्योंकि घर का सारा काम मुझ पर ही आ गया था, मगर अब मुझे तसल्ली थी कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के सारे काम करेंगे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल नया नया था। मेरी देवनानी दृष्टि हम सब के साथ बहुत खुश थी। गांव के सब लोग तारीफ कर रहे थे कि दृष्टि को अपने घर की बहू बनाकर मेरी सास ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर कोई भी मेरी सास की नीयत नहीं जानता था। दृष्टि हमें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती थी ताकि हम सब उसकी नज़र से खुश रहे। वह घर के सारे काम भी करती तो मुझे उसके आ जाने से बहुत आराम मिलने लगा। उसका व्यवहार ठीक था, लेकिन जैसे ही 2 महीने पूरे हुए और मेरे देवर के दुबई जाने का समय करीब आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाने लगी। वह कोशिश करती थी कि ये दुख सबके सामने जाहिर ना करे। मैं उसकी उदासी को अच्छी तरह से समझ रही थी। मैं भी तो पहले ही उदास हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको तसल्ली देने के लिए पूछा, क्या हुआ दृष्टि, तुम ठीक तो हो? वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी, मैं ठीक हूँ। मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। प्रेम दुबई वापस जा चुका था। प्रेम के जाते समय वह बहुत रोई थी। प्रेम के जाने के बाद घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। पहले तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर घर में अजीब तरह की परेशानियां आने लगी। दृष्टि शुरू शुरू में तो खामोश रहती थी और किसी बात पर एतराज नहीं करती थी। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि दृष्टि के पिता की भी मौत हो गई। वह वैसे भी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अब उनकी मौत हो जाने से उसकी बीमारी और उन्हें तरह से मुक्ति मिल गई थी। दृष्टि अपने पिता की मौत पर बहुत रोई थी। उसने मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं उसकी तकलीफ से अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि मेरे भी तो इस दुनिया में माता पिता नहीं थे और मैं भी अपने ससुराल में रह रही थी। मेरी सास का मुझ पर बहुत उपकार था कि वह मुझे अपने घर में अपने बेटे के चले जाने के बाद भी रखे हुए थी, वरना बहुत सी सासें ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटे के मर जाने के बाद बहुओं को घर से निकाल देती हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दृष्टि घर वापस आ गई थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए, लेकिन अब शायद वह अपने दिल की बात अपने तरीके से जाहिर करने लगी थी। मुझे तो अपनी ससुराल में गौरी और माजी को देखकर रहना पड़ता था, मगर शायद दृष्टि ऐसी नहीं थी। वह किसी से दबने वालों में से नहीं थी। मेरी सास अब उसके बारे में कहने लगी थी, देखो दृष्टि को, इसके तौर तरीके कुछ अजीब लगने लगे हैं। ये लड़ाई उसी समय बढ़ गई
जब शाम को प्रेम का फोन आता और माजी उससे दृष्टि की शिकायतें करने लगती। मेरी सास कहती, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती हैं, सुबह देर से उठती हैं, अपने पिता को याद करके हमेशा रोती रहती हैं। अब भला कब तक वह अपने पिता की मौत का शोक मनाएगी। उस पर प्रेम दृष्टि से पूछता, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। फिर दृष्टि भी अपनी सफाई देती। दृष्टि का कहना होता, माँ जी ने तुम्हें हर बात बढ़ा चढ़ाकर बताई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मैंने उससे कुछ कहा। उसके बाद दोबारा मेरा देवर अपनी माँ को फोन करता और कहता, माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह हर रोज घर में अदालत लगती रहती थी। ये हर रोज का रूटीन बन गया था। मेरी सास को दृष्टि की हर बात में कोई न कोई कमी नजर आती थी। हालांकि वह पहले मेरे साथ भी ऐसा किया करती थी, मगर दृष्टि मेरे सास को उसकी बात का बड़ा करारा जवाब देती थी, जबकि मैंने हमेशा खामोश रहकर ही अपनी बेहतरी समझी थी। यही वजह थी कि मेरी सास कभी मेरे पति से मेरी कोई शिकायत नहीं लगाती थी। अब उससे दृष्टि की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वह फौरन ही प्रेम से उसकी शिकायत कर देती थी। मेरी देवरानी का अपने पति के साथ जो दूर का रिश्ता सिर्फ फोन पर ही टिका हुआ था, मुझे देखकर अजीब सा लगता था। जो मेरे साथ हुआ वही सब कुछ अब मेरी देवरानी के साथ भी हो रहा है। गौरी जो शुरू से ही दृष्टि से जलन रखती थी, इस मामले में मेरी सास का साथ देने लगी। वह मेरी सास को और ज्यादा दृष्टि के खिलाफ भड़काने लगी। हर बात पर कहती, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये लड़की हमारे घर के तौर तरीके नहीं समझती। गरीब बाप की बेटी है तो हमेशा गरीब ही रहेगी। इस तरह उन दोनों ने दृष्टि के खिलाफ एक जाल बुन लिया था, लेकिन दृष्टि अपने आप में मजबूत थी। वह अकेली होने के बावजूद हम सब पर भारी पड़ती थी। मैं भी दृष्टि को ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। मैं तो सिर्फ अपने काम से काम ही रखती थी। मुझे कभी अगर उसे हमदर्दी भी हो जाती तो मैं उसके सामने ये चीज जाहिर नहीं करती थी, सिर्फ अपने मन में उसकी हमदर्दी रखती थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हमेशा अपने हक के लिए खड़ी होती थी। मुझे इस बात से जलन होने लगी थी कि कभी मैंने तो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो फिर वह कैसे उठा सकती है। लेकिन उसकी बात बिल्कुल ठीक होती थी। वह मेरी सास के इल्ज़ाम का जवाब देने में झिझक महसूस नहीं करती थी, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पाती थी कि वह सच में ठीक कर रही है। न जाने मुझे भी उससे किस बात से जलन होने लगी थी। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह हर मामले में बहुत समझदारी और अक्लमंदी से काम लेती हैं, लेकिन मेरी सास के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती थी। एक दिन दृष्टि ने माजी से कहा, माजी मैं प्रेम के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से मुझे यहाँ रहना मुश्किल पड़ रहा है। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो मुझे खामोशी से बता दिया करो। ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। आप मेरी शिकायतें मेरे पति से लगाती हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर आप मुझे यहाँ लाने के बाद इस तरह रोज रोज जलील क्यों करती हो। उसकी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देख खुशी को, ये तेरी जेठानी है, ये भी इस घर में रही है, इसे तो यहाँ रहते हुए कोई भी परेशानी नहीं हुई। अपनी सास की इस बात पर मैंने उन्हें चौंक कर देखा। तभी दृष्टि ने कहा, हाँ मगर मैं भाभी जैसी नहीं हूँ। भाभी तो खामोशी से यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करके रह रही हैं, मगर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी सास ने कहा, ये हमारा घर है और जिसे इस घर में रहना है वह हमारे उसूलों के मुताबिक रहेगा, और जो मेरे असूलों पर नहीं चल सकता वह इस घर को छोड़कर बड़ी आसानी से जा सकता है। मेरी सास ने ये बात जोर से कही थी ताकि मुझे भी आवाज़ आए और मेरी देवरानी को भी। उस दिन से घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ता चला गया, क्योंकि मेरी ननद भी मेरी सास से बहुत कान भरती थी।
और दृष्टि को किसी न किसी इल्जाम का शिकार बनाया जाता। दृष्टि की कोशिश होती कि वह मामले को सुलझाए, लेकिन वह जितना बात को ख़त्म करने की कोशिश करती उतनी ही बात बिगड़ जाती। मेरा इस घर में मेरे पति के मरने के बाद कोई मुकाम नहीं रहा था, इसलिए वह मेरी वैल्यू और ज़्यादा यहाँ पर कम हो गई थी। यही वजह थी कि मैं इस घर के किसी मामले में नहीं बोल सकती थी। लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे देख रही थी? मेरी देवरानी की कोशिशें, मेरी सास की शिकायतें और मेरी ननद की चालाकियाँ सब मेरी नज़रों से छुपी हुई नहीं थी। मुझे ये सब समझने में देर नहीं लगी थी कि ये सब किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा था और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों का बाजार गर्म था। मुझे लगता था कि दृष्टि भी मेरी तरह दबकर इस घर में रहकर जिंदगी गुजार देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। दृष्टि हक पर थी, मगर वह ये जंग जीतने के लिए अकेली थी। उसका पति जो दुबई में था रोज नई नई बातों का शिकार बनता, लेकिन वह इन सब का हल निकालने में बेबस था। दृष्टि का कहना था कि वह ऐसे हालात में भी अपने पति के साथ खुश है, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शादी के बाद कहते हैं कि चीज़ें बदलने में वक्त तक लगता है, लेकिन हमारे घर में तो जैसे रातों रात सब कुछ बदल गया था। मेरी सास ने जानबूझकर इस घर में एक गरीब लड़की को लाया था ताकि उसे तंग कर सके, और वह उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अब उनका ध्यान मुझसे हटकर दृष्टि की तरफ चला गया था। दृष्टि बेचारी अपनी किस्मत को रोती रहती थी। उसे नहीं पता था कि जिन परेशानियों के झुंड से निकलकर वह अपने ससुराल में सुख की जिंदगी गुजारने की उम्मीद से आई थी, ससुराल आने के बाद भी वह परेशानियों के झुंड में ही चली जाएगी। वह कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करती, मगर मैं उसकी तरफ से मुंह फेर लिया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी मेरी सास मुझे उससे बात करते हुए देखे ले, और मेरी ननद मेरी सास को भड़का दे कि ये दोनों आपस में बातें करती हैं या ये दोनों एक हो चुकी हैं। तो मुझे डर था कि मेरी सास मुझे घर से ना निकाल दे। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं था। मैं कहाँ जाती? मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी घर में गुजारनी थी, चाहे वह कैसी भी गुजरे। मुझे लगता था कि अगर इस घर में ऐसा ही चलता रहा तो इस घर में कभी चैन और सुकून वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन इसका हल क्या था? क्या मेरे देवर के आने पर घर के हालात बदलने थे, या फिर ये सब कुछ और ज़्यादा बिगड़ जाएगा? ये सवाल मेरे दिल में हर रोज उठता था, लेकिन उसके जवाब मुझे कभी भी नज़र नहीं आते थे। मेरी देवरानी भी किसी से कम नहीं थी। अगर मेरी सास या ननद उस पर कोई इल्ज़ाम लगाती या उसे कोई ताना देती तो वह फौरन पलटकर जवाब देती थी। उसके शब्द हमेशा सीधे और ठोस होते थे। वह बात को घुमा फिरा कर कहने की बजाय साफ साफ बता देती थी। शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि वह ऐसा सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रही हैं, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि उसकी आदत है साफ साफ बात कहने की, चाहे सुनने वाला कोई भी हो। एक दिन जब प्रेम का फ़ोन आया तो वह बहुत सीरियस लग रहा था। वह अपनी माँ से कहने लगा, मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ और इस बार दृष्टि को अपने साथ लेकर जाऊँगा। यह सुनकर तो मेरी सांस के होश उड़ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा गई, जैसे वह कोई बड़ी जंग हार गई हो। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी पत्नी को यहीं रहने दो। अगर उसे वहाँ लेकर गए तो खर्च डबल हो जाएगा। आज तक तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे भैया के साथ नहीं गई, तो फिर दृष्टि कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हैं? वहाँ जाने के बाद उसके सारे खर्चे और उसकी ज़रूरतें तुम्हें देखनी होगी। यहाँ रहकर हम उसकी देखभाल कर रहे हैं ना, और जब पत्नी का ही ख्याल रखोगे तो फिर हमारे लिए क्या भेजोगे? उसके के जाने के बाद तुम हमें भूल जाओगे। प्रेम कुछ देर तक तो खामोश रहा। शायद वह ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। फिर उससे कहने लगा, आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं भैया की तरह नहीं हूँ जो शादी करने के बाद अपनी पति को वहीं दूर रहने दूँ। आपके कहने पर मैं यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हुआ था,
मगर अब अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। प्रेम की इस बात ने मेरी सास के दिल में एक नया खतरा पैदा कर दिया था। ये दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती रहती थी। एक बेटा तो हमसे दूर हो ही गया, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे दूसरे बेटे को भी अपने काबू में कर ले और उसे हमसे दूर कर दे। अब उन्हें कौन बताता कि उनके बड़े बेटे को मैंने उनसे दूर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ही मुझे मेरे पति से दूर किया हुआ था। उनका कहना था कि ये बहुत चालाक लड़की हैं, दुबई जाकर अपना अलग घर बसा लेगी और फिर हमें कौन समझेगा। उन्हीं दिनों एक और खबर ने घर का माहौल बदल दिया। मेरी देवरानी प्रेग्नेंट थी। अब तो मेरे देवर ने साफ साफ कह दिया था कि वह अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ और बेटे दोनों को अपने साथ दुबई ले जाएगा। ये बात मेरी सास के लिए नई मुसीबत से कम नहीं थी। अभी मेरी देवरानी के यहाँ से जाने में पूरे 9 महीने थे, तब तक तो उसे यहीं रहना था। मेरी सास ने अब उसका और भी ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया था। गौरी सारा दिन उस पर नज़र रखती थी। मेरे देवर की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। अब जब से उसे पता चला कि दृष्टि माँ बनने वाली हैं, वह तब से उनका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। अब की बार उसके गांव का ही एक दोस्त जो उसके साथ दुबई में काम करता था, वह अपने घर आने वाला था, तो उसने अपने दोस्त के साथ दृष्टि के लिए दुबई से खरीदा हुआ मोबाइल भेजा था। मोबाइल आने से दृष्टि को इतना जो फायदा हुआ था कि उसे अब गौरी के मोबाइल से अपने पति से फोन पर बात नहीं करनी होती थी। ये सब मेरी सास से बर्दाश्त ना हुआ। मेरी ननद ने इस बात पर रोना धोना शुरू कर दिया और उसी समय प्रेम को कॉल करने कहा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही फिक्र रहती है, एक मोबाइल मेरे लिए भी भेज देते। मेरी सास ने भी इस बात पर बहुत हंगामा किया। उन्होंने प्रेम को बहुत डांट लगाई। उनका कहना था, घर में एक मोबाइल पहले से ही है, तो फिर पत्नी को अलग से मोबाइल देने की क्या जरूरत थी। प्रेम ने खामोशी से अपनी माँ और बहन की सारी बातें बर्दाश्त कर ली थी। एक दिन दृष्टि मेरे कमरे में आई और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। कहने लगी, भाभी, ये लोग मेरे साथ कितना गलत करते हैं, बल्कि गलत तो आपके साथ भी होता है। आप सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती हो, कभी इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं। उस दिन मेरी सास और ननद घर से बाहर गई हुई थी। मैंने कहा, देखो, तुम्हारी बात और है, मेरी बात और है। मैं आवाज़ नहीं उठा सकती। तुम इन लोगों को नहीं जानती। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मगर ये तुम्हें प्रेम के पास नहीं जाने देंगे। मैंने अपनी पति के बिना पूरे 5 साल गुजारे हैं और अब मुझे उनके बिना सारी जिंदगी गुजारनी है। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम जो चाहे कर लो, मगर तुम भी माँ जी के आगे जीत नहीं सकोगी। मेरी बात को खामोशी से सुनकर दृष्टि मेरे कमरे से निकल गई। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, मगर वह जाते हुए मुझसे अजीब सी नज़रों से घूर कर गई थी। दिन इसी तरह से गुजरते गए। मेरी देवरानी को इस घर में बहुत सताया जा रहा था, मगर वह शायद अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब तक उसने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया और अब उसका 9वां महीना लग गया था। फिर उसने बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद देवर घर आ गया। मेरी सास और ननद का भी मुंह बना हुआ था, मगर वह कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे को जबरदस्ती यहाँ से ले गया। यह सब देखकर तो हम सब हैरान रह गए थे। मुझे तो दाद देनी चाहिए थी अपने देवर की हिम्मत की, जो अपनी माँ को और बहन के खिलाफ जाकर भी अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। मैं अफसोस कर रही थी कि काश मेरा पति ने भी अगर इतनी हिम्मत दिखाई होती तो मैं भी उसकी मोहब्बत से तरसी हुई ना होती। मेरी सास चीखती चिल्लाती रह गई, मगर मेरे देवर को जो करना था उसने कर दिखाया। उसका यही कहना था, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, ये मेरा हक है। मैं आप लोगों का भी ख्याल रखूँगा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी। मेरी सास प्रेम से बहुत नाराज थी। यहाँ तक कि गौरी ने तो प्रेम के दुबई पहुँचते ही
उसे फ़ोन करके ढेर सारी बातें भी सुना दी थी। मेरी सास ने अपना गुस्सा पी लिया था, क्योंकि यहाँ उनका गुस्सा देखने वाला कोई भी नहीं था। मेरा देवर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वह अपनी जिम्मेदारियों और मोहब्बत के बीच भेदभाव नहीं करना चाहता था। और दृष्टि, जो हर जगह अपनी हिम्मत कायम करने की कोशिश कर रही थी, वह एक तरह से देखा जाए तो मेरी सास से जीत गई थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ जाने में कामयाब रही। मेरी सास को अपनी हार महसूस हो रही थी। वह बुरी तरह से गुस्से में थी। फिलहाल के लिए तो उनका गुस्सा खामोश हो गया था, मगर वह अपना बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठ सकती थी। मुझे भी दृष्टि पर बहुत हैरानी हुई थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था खुद पर कि क्यों मैंने इन लोगों से दबकर अपनी जिंदगी गुजार दी। मेरी देवरानी आज इस घर में आकर गौरी और मेरी सास से ठीक ठाक निपट रही थी, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मेरा समय तो निकल चुका है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त इसी घर में नौकरानी बनकर गुजार दिया। क्यों क्यों मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद जैसे घर का माहौल खाली सा हो गया था। मैंने सोचा कि अब ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब तो असल शुरुआत हुई थी। कुछ दिनों बाद हमारे घर दृष्टि की एक दोस्त आई। वह दृष्टि से मिलने के लिए आई थी, मगर जब उसे पता चला कि दृष्टि भी अपने पति के साथ दुबई चली गई है, तो उसने हमें एक अजीब सी बात बताई, जिसे सुनकर मेरी सांस का पारा हाई हो गया। उसने बताया कि दृष्टि तो बड़ी खुश नसीब निकली। मोहब्बत करने वाले लोगों का नसीब बड़ा अच्छा होता है। जब मेरी ननद ने ये बात सुनी तो उसने चौंक कर सवाल पूछा, कौन किससे मोहब्बत करता है? दृष्टि की सहेली, जिसका नाम कली था और जो हमारे गांव में रहती थी। उसने बताया, अरे दृष्टि और प्रेम, वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात सुनती थी कि मेरी सास ने भी इस बात पर कान लगाए। अब कली ने पूरी बात पूछी। कली ने बताया, वह दोनों एक दूसरे से पहले से ही मोहब्बत करते थे। जब दृष्टि आपके घर आया जाया करती थी, उसी दौरान प्रेम और दृष्टि के बीच मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर उन दोनों ने अपनी मोहब्बत की खुफिया रखा हुआ था। और जब प्रेम दुबई चला गया तो दृष्टि खुद मेरे घर आकर मेरे मोबाइल से प्रेम से बातें किया करती थी। कली को तो यही लगता था कि प्रेम के घर वालों ने उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी की है, मगर ये तो कोई नहीं जानता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इधर मेरी सास ने तो दृष्टि को इसलिए बहू बनाया था कि वह उनके कमाऊ बेटे को अपने काबू में कर ले, मगर फिर भी वह उसे अपने काबू में करने में कामयाब रही। मेरी सास को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उनका गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। उन्हें याद आया कि प्रेम ने एक बार हल्के से उनसे कहा था कि आप अपनी मर्जी से रिश्ता तय कर दो। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी और अमीर घर की होनी चाहिए, तभी तो उसने और मेरे मिजाज एक दूसरे के साथ मिलेंगे। मेरी सास ने जानबूझकर अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करवाई थी, क्योंकि वह उसका इरादा समझ गई थी कि अगर लड़की उनके जैसी पढ़ी लिखी और अमीर घर की आई गई तो उसके बहुत खर्चे होंगे, जबकि गरीब लड़की के कोई खर्चे नहीं होंगे और मेरी सास उसे डरा धमका कर रख सकेगी। मेरी सास का सारा प्लान चौपट हो गया था। उधर प्रेम भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा अपनी पत्नी के कहने में रहकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए वह ऐसी लड़की से उसकी शादी करवा रही थी जिसका हमारे घर में कोई मकाम ना बन सके। मेरा देवर मुझे और मेरे पति को देखकर समझ गया था, इसलिए उसने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए काफ़ी कुछ सोचकर रखा था। तभी तो उसने अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लिया और बड़ी चालाकी से उसने दृष्टि से शादी की। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वह लड़की बहुत चालाक थी। उसने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। घर में हर समय मेरी सास और ननद उसी बातों पर किया करती थी, बल्कि अब तो मैं भी उनके साथ हमेशा
दृष्टि की बुराइयों में लगी रहती थी। सच में दृष्टि मुझे भी बहुत चालाक लगी थी। मुझे भी यही लगता था कि ये सब प्रेम की गलती है। उसने घरवालों को धोखा दिया और हम सबको बेवकूफ़ बनाया। मेरी सास यही सोचती रही थी कि किस तरह प्रेम और दृष्टि को सबक सिखाया जाए। मेरी सास का कहना था कि उन दोनों ने हमें जलील किया है। वह वहाँ जाकर आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं और हम यहाँ उनके पीछे परेशान हो रहे हैं। मेरी सास का कहना था कि अगर दृष्टि के मायके में कोई होता तो वह उससे बदला ले लेती, मगर उसका तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। मेरी सास ने एक दिन गुस्से में प्रेम को कॉल करके सब कुछ बता दिया और उसने कह दिया कि ये सब तुम्हारी पत्नी की साजिश है। वह कुछ भी करके हमारे घर में दाखिल होना चाहती थी और हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देना चाहती थी। मगर प्रेम ने कहा, माँ आप गलत समझ रही हो। मैं उससे मोहब्बत करता था, इसलिए उसे हासिल करना चाहता था। आपने भाई और भाभी को भी हमेशा अलग रखा, मगर मैं दृष्टि के साथ ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। जब मैंने उससे मोहब्बत से शादी की है तो मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ भी बन गई हैं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपनी पत्नी की भाषा बोल रहे हो। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया और तुम उसके जाल में फंसते चले गए। मेरी सास ने अपनी बात कहकर गुस्से में फ़ोन रख दिया, लेकिन उनकी दिल में जो आग लग रही थी वह बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर मुझे भी एक तरीके से खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी सास दृष्टि के साथ जो कर रही थी अच्छा कर रही थी। धीरे धीरे दृष्टि को प्रेम के साथ गए हुए 1 साल का वक्त गुजर गया था और यहाँ रहते हुए मेरी सास कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं आया था जब दृष्टि और प्रेम के बारे में घर में बात न होती थी। हर रोज उसकी बुराई होती थी। प्रेम कभी कभी घर पर फोन किया करता था और सबके हालचाल लेता था, मगर इस घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वह उधर अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार रहा था। हम लोग यही कहते थे कि प्रेम हमसे दूर हो गया और ये सब सिर्फ दृष्टि की वजह से हुआ है। फिर एक दिन प्रेम ने खबर दी कि वह और दृष्टि कुछ दिनों के लिए गांव आ रहे थे। ये खबर सुनकर मेरी सांस खुशी से उछल पड़ी। ना जाने क्यों मेरी सांस को इस बार बहुत खुशी हुई थी, बल्कि वह तो उन दोनों से नफरत करने लगी थी, इसलिए उनका खुश होना बनता ही नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिमाग में कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था। जब दृष्टि और प्रेम घर में दाखिल हुए तो उनके साथ उनका 1 साल का बेटा भी मौजूद था। दृष्टि बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। मेरी सास कहने लगी, यह सब मेरे बेटे की कमाई का नतीजा है। हमें तो प्रेम पैसे नहीं भेजता और देखो अपनी पत्नी को कितने महंगे महंगे कपड़े पहनाता है। ये सब देखकर हम तीनों ही नफरत से जल उठे थे। आज तक इतने महंगे और अच्छे कपड़े हम में से किसी ने भी नहीं पहने थे, मगर दृष्टि को इतना सुंदर देखकर मुझे भी गुस्सा आया। गौरी का कहना था कि वह औरत बाहर जाकर मेरे पति को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुकी है। वह दोनों यहाँ 1 महीने रुककर वापस दुबई जाना चाहते थे, मगर इस बार मेरी सास ने फैसला कर लिया था कि या तो प्रेम अकेला यहाँ से जाएगा या फिर वह खुद भी यहाँ से नहीं जा सकेगा। मेरी सास का कहना था कि वह इस बार किसी भी हालत में दृष्टि को वापस जाने नहीं देगी। प्रेम ने अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब की बार तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। मगर प्रेम ने उन्हें समझाया कि अगर मैं नहीं गया तो कामकाज कैसे होगा। मेरी सास ने कहा, तो फिर तुम्हारी पत्नी यहीं नहीं जाएगी। लेकिन दृष्टि का कहना था कि वह भी अपने पति के साथ दुबई वापस जाएगी, क्योंकि वह उसके बिना अब यहाँ नहीं रह सकती। अब तो उसके पास बच्चा भी आ गया और बच्चे को भी अपने पिता की आदत हो गई है। मेरी सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। दृष्टि और प्रेम यहाँ आने के बाद बहुत पछता रहे थे कि वह दोनों
वहीं ठीक थे, यहाँ पर क्यों आए? मगर उन्होंने सोचा कि छुट्टियाँ चल रही हैं और घर वालों से दूर हुए भी काफ़ी समय हो गया है। वह ये नहीं जानते थे कि यहाँ आ जाने के बाद उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस बार मेरी सास ने फैसला कर लिया था कि दुनिया उधर की उधर हो जाए, वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। दृष्टि का भी कहना था कि वह खुद को दुबई के माहौल में ढाल चुकी हैं, अब उसके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। प्रेम और दृष्टि जब से यहाँ आए थे, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब हमारे घर में जंग न छिड़ी हो। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जा रहा था। दृष्टि प्रेम को समझा समझा कर थक गई थी कि उसे उसके साथ ही जाना है, मगर इस बार तो प्रेम भी उसे समझा रहा था। माँ की बात मान लो, कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन दृष्टि ने कहा, इधर तुम्हारी माँ मेरा जीना दुश्वार कर देती हैं, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। इस बार मेरी सास ने प्रेम से साफ साफ कह दिया, अगर तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले गए तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी दोबारा घर के अंदर दाखिल न हो सकोगे और सब तुमसे सारे संबंध खत्म कर देंगे। प्रेम के लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर वह मजबूर हो गया दृष्टि को यहाँ छोड़ने पर। 1 महीना पूरा हो गया तो प्रेम यहाँ से चला गया। इधर दृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ती रही कि उसका बस यही कहना था कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं इस नरक में नहीं रह सकती। ये घर एक तरह का नरक ही तो था जिसमें मैं कई सालों से जल रही थी। मगर अब दृष्टि को तकलीफ में देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तभी तो मैंने कभी उसके साइड लेने की कोशिश भी नहीं की थी, कभी उसकी तरफ से बोलने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि हमेशा उसकी गलतियों को बढ़ावा देती गई। अपनी सास और ननद के जैसी हो गई। प्रेम दुबई जा चुका था, उधर उसका बच्चा और दृष्टि घर में रह रहे थे। दृष्टि बहुत रोई थी, वह अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। उधर अपने कमरे में से मेरी सास और ननद बैठी हुई थी, ना जाने कैसी प्लानिंग कर रही थी। आधी रात का समय था जब मेरी ननद मुझे उठाने के लिए आई, कहने लगी कि भाभी, तुम्हें माँ ने बुलाया है। मैं घबरा गई और जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास ने कहा, बैठो, तुम्हें भी सुनना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन उनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। वह दोनों माँ बेटी धीरे धीरे किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। मेरे घर में किसी भी बात का टॉपिक हमेशा दृष्टि और प्रेम से ही होते थे, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका यही कहना था कि प्रेम तो अब यहाँ से जा चुका है और इस लड़की ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अब वह इसे सुकून की जिंदगी नहीं गुजारने देंगी और उसकी खुशियाँ उससे छीन लेना चाहती थी। एक बार जो वह गलती कर चुकी है वह दोबारा ना करे, इसलिए वह अब आगे कुछ नया करना चाहती थी। वैसे भी ये सब देखकर मेरी सास को बहुत जलन हुई थी कि दृष्टि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसे देखकर सब जाहिर होता था कि उस पर काफ़ी पैसा लगाया गया है। उसकी जलन की वजह और भी थी, दृष्टि का बच्चा बहुत महंगे कपड़े पहन रहा था। मेरी सास ने कहा कि अब की बार तो उसने दृष्टि का अकाउंट भी खुलवा लिया है और अब वह दृष्टि के अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र करेगा। ये बात घर से जाते समय प्रेम ने खामोशी से अपनी पत्नी से कही थी, जिसे गौरी ने सुन लिया और अपनी माँ को बता दिया। ये बात मेरी सास से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगता था कि वह अभी तक उनके बेटे को काबू किए हुए थी, मगर अब तो उनके बेटे की कमाई भी उसके कंट्रोल में आने वाली थी। मेरी सास ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह कह रही थी कि हमें इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं ये सब बातें सुनकर हैरान हुई थी, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं समझी थी शायद उनका मतलब ये है कि वह दृष्टि और उसके बच्चे को हमारे साथ रहना चाहती हैं,
ताकि मेरी सांस उन दोनों को अपनी आंखों के सामने रख सके। मेरी आंखें नींद के मारे खुल नहीं रही थी। आखिरकार इस समय रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने अपनी सांस से कहा, माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, बाकी की बात हम सुबह करते हैं। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन जाते हुए उनके चेहरे पर एक खास तरह की शक्ति देखकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और सो गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे से निकली तो मुझे अपनी देवरानी के कमरे से खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दी। ये सुबह सुबह का समय था। मैं फौरन ही दृष्टि के कमरे की तरफ गई, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मेरी सास और ननद ने दृष्टि को जान से मार दिया था और अब वे उसी के कमरे में अंदर गड्ढा खोदकर दबा रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर, ये आप दोनों ने क्या कर दिया? मेरी ननद जल्दी से मेरे करीब आई और कहने लगी, चिल्ला क्यों रही हो? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैं रोने लगी और कहा, लेकिन तुमने इसे क्यों मार दिया? मेरी नज़र जैसे ही साइड पर गई तो मैं देखकर होश उड़ गए कि 1 साल का मासूम बच्चा, उसे भी इन लोगों ने मार दिया था। मैं उस बच्चे के धीरे धीरे करीब गई तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये भी मर गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इतनी हद तक भी गिर सकती हैं। मेरी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। कल रात तक तो माँ बेटे जिंदा थे, आज वे मेरी आंखों के सामने मरे हुए थे। प्रेम के बच्चे का गला घोंटकर उसे मारा गया था, जबकि इन दोनों ने दृष्टि का भी गला घोंट दिया था। वह बेचारी चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही होगी, मगर ये दोनों निर्दयी औरतें उसके ऊपर हावी हो गई होगी। वह पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। न जाने उसने अपनी जान बचाने के लिए कितनी कोशिश की होगी। अब मुझे दृष्टि से हमदर्दी महसूस हो रही थी, लेकिन अब हमदर्दी करने का कोई फायदा नहीं था। वह और उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुके थे। मेरी सास और ननद मुझे खामोश रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें यही सब बताने के लिए रात को बुलाया था। हम चाहते थे कि तुम हमारा इस सब में साथ दो, लेकिन अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। उन दोनों ने मिलकर दृष्टि और उनके बच्चों की लाश को जमीन में दबा दिया उसके ऊपर बिस्तर रख दिए। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बीत गए। मेरी सास और ननद ने दृष्टि का मोबाइल बंद कर दिया और गौरी के मोबाइल से प्रेम को फोन किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी कल रात इस घर से भाग गई है, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी साथ ले गई। मैंने तुमसे मना किया था ना कि उसे मोबाइल मत दो, क्योंकि हमने देखा कि वह तुम्हारे पीछे किसी से चुपके चुपके फोन पर बात किया करती थी। अब वह अपने उसी आशिक के साथ भाग गई। प्रेम ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सास ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो तुम यहाँ आकर देख सकते हो। मेरा देवर बहुत परेशान था। इमरजेंसी में वह यहाँ भी नहीं आ सकता था। इधर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ये डर सताने लगा कि ये लोग अगर दृष्टि के साथ ये सब कुछ कर सकती हैं तो एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकती है। मेरे अंदर का इंसान जो वर्षों पहले मर चुका था अब जाग उठा। मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। मैंने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। दृष्टि अपने लिए लड़ रही थी, लेकिन मैंने उसे सपोर्ट करने की बजाय उसकी गलतियों को बढ़ावा दिया। अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मैंने पुलिस को जाकर अपनी सास और ननद के खिलाफ सब कुछ बता दिया। पुलिस हमारे घर आई और दृष्टि के कमरे की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान पुलिस को दृष्टि और उसके बच्चे की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि
उन दोनों का गला दबाकर हत्या की गई थी। मेरी सास और ननद ने शुरुआत में इस बात से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। हालांकि मेरी देवर ने मुझे बचा लिया। उसने पुलिस को बताया कि मैं निर्दोष हूँ और ये सब कुछ मेरी सास और ननद की साजिश थी। मेरी सास और ननद को कड़ी सजा मिली। इस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे अपनी गलतियों का गहरा अफसोस है। मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी अपने देवर और खुद से मांगी। आज मैं हर किसी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाए। अगर आपके सामने कोई बेबस इंसान है तो उसकी मदद करें। समय रहते मदद की जाए तो किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है।